नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अंचल में मैं हूं आपके साथ साधना पांडे और खबरें देखेंगे एमपी और छत्तीसगढ़ की। सबसे पहले बात हम करते हैं जबलपुर यानी कि संस्कार धानी की, जहां के स्वामी नारायण संस्था के 5 दिवसीय जीवन उत्कर्ष समारोह का भव्य शुभारंभ हो चुका है। समारोह के पहले दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत पहुंचे। प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर का निर्माण करने वाली बीएसपीएस स्वामी नारायण संस्था के द्वारा आयोजित हुए इस आयोजन में डॉक्टर मोहन भागवत ने प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन और दर्शन को समर्पित विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि हम सब एक हैं, भारत की एकता ही उसकी शांति की शक्ति है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के पास भारत ही एकमात्र विकल्प है, क्योंकि भारत धर्म और संस्कृति के लिए जीता है। संघ प्रमुख ने सभी से स्वामी जी के आदर्शों और उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करने की अपील भी की। और प्रमुख स्वामी जी महाराज को दिया गया एक विशेष श्रीमद् भागवत में ही धर्म के 4 पैर बताए। सत्य, करुणा, शुचिता, तपस। पहला सत्य है और वो अपने भारत की परंपरा का सत्य है। वो सत्य एक धरोहर के नाते भारत ने समेट कर रखी है और समय समय पर दुनिया को देने का उसका ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य वो करता है। वो सत्य क्या है? तो सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ऐसा कहते हैं। सब एक ही है, दिखते हम अलग अलग है, चलते बोलते सब अलग अलग है, परंतु ये एक भास है, ब्रह्म है। एक हद तक चलता है, उसके बाद नहीं। और छत्तीसगढ़ में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 4 नवंबर यानी कि आज से बीएलओ घर घर जाएंगे, नोमिनेशन फॉर्म भरवाएंगे। एक तरफ तो एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सियासत हो रही, तो दूसरी तरफ राहत की बात यह है कि प्रदेश में 71% लोगों के नामों का मिलान कर लिया गया है और अब एसआईआर को लेकर सियासी दलों ने कमर भी कस लिया। किसकी क्या है तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में मतदाताओं के लिए विशेष पुनरीक्षण अभियान यानी कि एसआईआर शुरू हो चुका है। पहले क्रम में प्रिंटिंग और ट्रेनिंग का दौर चल रहा है। अब 4 नवंबर से बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं के संबंध में जानकारी एकत्रित करेगा। इस बीच राहत की बात यह है कि साल 2003 से 2023 की मतदाता सूची के मिलान में 71% नाम सही पाए गए हैं। इसका सीधा अर्थ है कि प्रदेश के 71% मतदाताओं को अपनी नागरिकता को प्रमाणित करने के लिए कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। 4 दिसंबर तक वोटर्स को फॉर्म भरकर देना होगा। जिलों में जिन राजनीतिक पार्टियों के एजेंटों की नियुक्ति की गई है, उन्हें भी सियासी दलों को प्रक्रिया के संबंध में ट्रेनिंग देनी होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी यशवंत कुमार कहते हैं, अधिकतर मतदाताओं के नामों का टेबल पर मिलान कर लिया गया है, इसलिए उन्हें अपने संबंध में दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। भाजपा ने 5 नवंबर को एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर बड़ी बैठक बुलाई है। विधायक, पूर्व प्रत्याशी से लेकर प्रदेश पदाधिकारियों और बूथ प्रतिनिधियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। दूसरी ओर कांग्रेस के नेता एसआईआर का विरोध करते भी नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ एवं 12 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर 2025 का शेड्यूल जारी हो गया है। इसमें 28 अक्टूबर से यहाँ एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जो 3 नवंबर 2023 तक इसमें मुद्रण और प्रशिक्षण का शेड्यूल है। इसके उपरांत घर घर इनुमरेशन फॉर्म जो गणना पत्रक है उसको वितरित करने का 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक का समय प्रदान किया गया है। आज आने वाला समय एसआईआर का कार्यवर्ग यहाँ छत्तीसगढ़ में और कई अन्य राज्यों में भी प्रारंभ होने वाला है। उससे पहले शासन प्रशासन से सर्टिफाइड बीएलओ मांगे गए हैं, तो हम उसको उपलब्ध भी करा रहे हैं। जिस तरह से एसआईआर पूरे हमारे प्रदेश में आज से शुरू हुई है, मैं समझता हूं इस बात को हम लोग पहले भी उठाए कि बीएलओ घर घर जाना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए, मतदाता वास्तव में यहाँ के हैं कि नहीं है, और एक मतदाता को कितने अन्य विधानसभाओं में नाम है।
ये विशेष रूप से परीक्षण करने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में एसआईआर की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। फिलहाल राहत की बात यह है कि बीएलओ के घर घर पहुंचने के पहले ही प्रदेश के 71% मतदाताओं के नाम पुरानी सूची से मिला लिए गए हैं। ऐसे में ये तय है कि छत्तीसगढ़ में बिहार की तरह बड़े पैमाने पर न नाम काटे जाएंगे, न बड़ी संख्या में लोगों को एसआईआर की वजह से परेशानी होगी। ये भी तय है कि जो फर्जी नाम वोटर लिस्ट में शामिल होंगे उनके नाम जरूर काटे जाएंगे। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। और इधर छत्तीसगढ़ से ही अगली खबर है। प्रदेश में बीजेपी की कार्यसमिति का गठन अब तक नहीं हो पाया है। प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्ति तो कर दी गई है, लेकिन कार्यसमिति के सदस्यों का चयन अब तक नहीं किया गया। आखिर सूची कहां पर अटक गई है और क्या कहते हैं इसको लेकर जिम्मेदार, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा लगातार स्वदेशी से लेकर जीएसटी के कार्यक्रम में बीते कुछ महीनों में उलझी रही। कार्यक्रमों की उलझन में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव की टीम ऐसी फंसी कि अब तक प्रदेश कार्य समिति की घोषणा पूरी तरह से नहीं हो पाई, जबकि महीनों पहले से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव जल्द ही सभी नियुक्तियां पूरी करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। दरअसल लगातार कार्यक्रम और वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से कार्य समिति और अन्य नियुक्तियों पर फैसला नहीं हो पाया है। पहले गृह मंत्री अमित शाह का बस्तर का दौरा तय हुआ, फिर पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारी में सत्ता और संगठन के दिग्गज उलझे हुए नजर आए। पीएम के रायपुर से रवाना होते ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत यहां के प्रदेश पदाधिकारी बिहार के चुनाव में प्रचार के लिए रवाना हो गए। ऐसे में प्रदेश कार्य समिति और मोर्चा प्रकोष्ठों में होने वाली नियुक्तियां फिर से अटक गई हैं। अभी माना जा रहा है कि नवंबर महीने के अंत तक न सिर्फ बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति का गठन कर लिया जाएगा, बल्कि मोर्चा प्रकोष्ठों और विभागों के प्रदेश और जिला कार्यकारिणी का गठन भी हो जाएगा। इसके लिए जल्द ही बैठकों का दौर शुरू होगा और इसके बाद नामों की घोषणा कर दी जाएगी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अभी राज्योत्सव में यहाँ थे और सब प्रकार का यहाँ जो काम रहा उसको करने के बाद बिहार गए हैं। बिहार से आने के बाद इस महीने आगे भारतीय जनता पार्टी की जो रुकी हुई और बाकी कार्यकारिणी है वो पूरी हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे और मुझे लगता है कि इस महीने अंतिम समय तक जो है हो जाएगा। और बाकी टीम भी जो बनना है मोर्चा प्रकोष्ठों की वो भी टीम इसी समय बनना प्रारंभ होगी। अभी राज्योत्सव 5-6 तारीख तक का जो चलना है वो चलने के बाद फिर संगठनात्मक गतिविधि को पूरा करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ में भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। मोर्चा प्रकोष्ठों के अध्यक्ष भी तय कर दिए गए हैं, लेकिन कार्य समिति और मोर्चा प्रकोष्ठों की कार्यकारिणी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कब तक इसकी घोषणा होती है और किसे कार्य समिति में जगह मिलती है। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। और इस बीच बड़ी खबर आ रही बालाघाट से। पुलिस नक्सलियों के बीच फिर से मुठभेड़ हो गई है। कटे झीरिया के जंगल में मुठभेड़ हुई है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं आ रही। अंधेरे का फायदा उठाकर नक्सली भाग निकले हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। बालाघाट में कल ही एक महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण किया था और मध्य प्रदेश में महिला नक्सली के समर्पण के बाद एक और बड़ी मुठभेड़ बालाघाट में देखने को मिली है। अंधेरे का फायदा उठाकर लेकिन नक्सली वहां से भाग निकले। जवानों ने चौतरफा नक्सलियों को घेर रखा था। इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन इसलिए भी लगातार हो रहा है क्योंकि इस क्षेत्र में अब भी कई नक्सली छिपकर बैठे हुए हैं। बालाघाट का ये वो इलाका है जहां पे आज भी कई जगहों पर नक्सलवाद कायम है और नक्सली अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर लेकिन नक्सली मौके से भाग निकले। जैसे ही मुठभेड़ शुरू हुई है, नक्सली जो है बैकफुट पर रहे और छिपकर भागते हुए नजर आए हैं। कटे झीरिया के जंगल में मुठभेड़ हुई है बालाघाट के। किसी के हताहत होने की खबर नहीं आ रही। दोनों तरफ से फिलहाल कोई खबर नहीं आ रही है और नक्सलियों को भी अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इलाके में लेकिन सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। जानकारी मिली थी कि बड़े कैडर के नक्सली यहां पर छिपे हो सकते हैं, जिसके बाद ही मुठभेड़ शुरू हुई है। और फिलहाल सर्च ऑपरेशन इसलिए भी चल रहा है ताकि आसपास अगर नक्सली छिपकर बैठे हों तो उन्हें मुठभेड़ में ढेर करने में सफलता मिले, उन्हें पकड़ने में पुलिस को सफलता मिले। तो बालाघाट से भी देखिए खबरें आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में पहले भी कई नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। कल ही बालाघाट में महिला नक्सली ने सरेंडर किया था और महिला नक्सली जो है
काफी लंबे वक्त से सक्रिय रही थी। सुरक्षा गार्ड के तौर पर भी वो काम कर रही थी। देश भर से 31 मार्च साल 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने भी इस लक्ष्य को बार बार दोहराया और अमित शाह जो है जब भी छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश आते हैं तो इस लक्ष्य को जरूर, इस उद्देश्य को जरूर जनता के सामने रखते हैं कि 31 मार्च 2026 वो तारीख होगी जब नक्सलवाद का खात्मा पूरे देश भर से होगा। छत्तीसगढ़ में खासतौर पर आज कई क्षेत्र नक्सल मुक्त हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी कवायद हो रही, कुछ एक इलाके बच गए हैं मध्य प्रदेश में जहां पे आज नक्सली छिपकर बैठे हैं और उन जगहों से भी नक्सलियों को उखाड़ फेंकने की कोशिश की जा रही है। राहुल टेमरे हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा अपडेट लेकर। राहुल, बताइएगा मुठभेड़ पर क्या अपडेट मिल पा रही है आपको? जी देखिए, ये पूरी घटना रूपझर थाना क्षेत्र के लूद गांव से सामने आई है, जहां पर देर रात सुरक्षा जवानों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि ये जो इलाका है लूद और सारद ग्राम से लगा हुआ है, जहां पर डैम है और डैम के ऊपर वाली पहाड़ी पर ये पूरी वारदात हुई। 8 बजे की घटना बताई जा रही है कि जवान जो है लगातार इलाके में सर्च पार्टी कर रहे थे। इस दौरान ही उनका नक्सलियों से आमना सामना होता है और यहाँ पर दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। हालांकि इस मुठभेड़ में किसी के हताहत होने की अभी तक जानकारी नहीं आई है। हम लगातार इस पूरे मूवमेंट पर नजर बनाए हुए, उम्मीद की जा सकती है अगर दोबारा नक्सलियों से आमना सामना होता है तो कुछ ना कुछ जवानों के हाथों पे सफलता हाथ लगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि 2 दिन पहले ही इस माओवादी संगठन के एक महिला सदस्य ने सरेंडर किया था इंसाफ राइफल के साथ में, जिससे ये उम्मीद लगा रही थी कि पुलिस आगे चलकर और भी जो नक्सली है आत्मसमर्पण की राह पर चल पड़ेंगे। लेकिन जिस तरह रात में मूवमेंट यहाँ पर निकल कर आया, इससे कहीं ना कहीं उम्मीद जो है पुलिस विभाग की वो फीकी पड़ती आ रही है। कहीं ना कहीं नक्सलियों के मंसूबे भी कुछ और ही नजर आते हैं। हालांकि जवान जो है लगातार सर्चिंग किए हुए हैं और इस इलाके में सर्चिंग तेज कर दी गई है। जी ठीक है राहुल, आप नजरें बनाए रखिएगा, इलाके में सर्चिंग तेज कर दी गई है। कोई भी खबर मिलेगी तो आगे आपसे अपडेट हम लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर इंदौर से आ रही। इंदौर खंडवा रोड पर बस और कार में टक्कर हो गई है। बेरूघाट के चोरल में टक्कर हुई है। टक्कर के बाद गहरी खाई में गिर गए हैं दोनों वाहन। 2 महिलाओं के समेत 3 यात्रियों की मौत हो गई। हादसे में 13 लोग घायल हुए हैं। 9 घायलों को एमवाई अस्पताल में रेफर किया गया है। 30 यात्रियों को सुरक्षित वहां से बाहर निकाला गया। शराब के नशे में था बस का चालक। तो बड़ी घटना हुई है इंदौर खंडवा हाईवे पर और बस चला रहा था जो ड्राइवर, वो शराब के नशे में धुत मिला है। 9 घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया। 30 यात्री सुरक्षित हैं। बाल बाल इन सबकी जान बच गई, लेकिन 3 लोगों की मौके पर मौत हो चुकी है। इंदौर खंडवा रोड पर बस और कार में टक्कर हुई है। बस का ड्राइवर नशे में धुत था। भेरूघाट के चोरल में ये टक्कर हुई है। टक्कर के बाद गहरी खाई में दोनों वाहन गिर गए थे, लेकिन बस में सवार कुछ यात्रियों को बचा लिया गया है। 2 महिलाओं के साथ ही 3 यात्रियों की मौत हो गई है। हादसे में 13 लोग जख्मी हैं। घायलों को त्वरित अस्पताल पहुंचाया गया है। 9 घायल गंभीर थे, जिनको एमवाई अस्पताल इंदौर के रेफर भी कर दिया गया। 30 यात्री सुरक्षित हैं, जिनकी जान बच गई। और बड़ी जानकारी ये मिल पा रही है कि शराब के नशे में धुत था चालक। तो चालक ने खिलवाड़ किया जिंदगियों के साथ। शराब पीकर वाहन चला रहा था, इस वजह से टक्कर होने की आशंका भी जताई जा रही है। और चलिए रुक कर लेते हैं इंदौर से आ रही एक और बड़ी खबर का। युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हीरानगर थाना क्षेत्र में हत्या हुई। आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। मिनी मुंबई में मध्य प्रदेश के एक बार फिर से हत्याकांड से सनसनी फैल गई। चाकूबाजी इंदौर में हुई है। आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। बढ़ते अपराध ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी है इंदौर में। पहले भी कई घटनाएं इस तरह की हो चुकी हैं, जहां पे बदमाश तलवार लहराते भी नजर आए थे और चाकूबाजी की घटनाएं भी होती रही हैं। लेकिन हीरानगर थाना क्षेत्र में फिर से चाकूबाजी की घटना ने टेंशन में डाल दिया लोगों को। रहवासी परेशान है। आए दिन बदमाश इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। युवक की एक चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बड़ी बेरहमी से युवक को मौत के घाट उतार दिया गया है। आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। तो हर तरीके से देखिए क्लू भी ढूंढने का प्रयास हो रहा है कि आखिर क्या पुरानी रंजिश के चलते हत्या हुई है। आरोपी पहचानते थे युवक को, जानबूझकर इस तरह से उसे घेर कर मारा गया है। हर एक एंगल से मामले की जांच हो रही है। और अगली बड़ी खबर आ रही है भोपाल से। मुख्यमंत्री के वायरल लेटर के बाद सरकार ने सफाई दी है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने एक पत्र जारी किया है। किसानों का गेहूं और धान समर्थन मूल्य पर खरीदने की बात कही गई और कांग्रेस पर अफवाहें फैलाने का आरोप लगा दिया है।
तो गेहूं और जो बाकी धान है इसको सरकार समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदना चाहती। इसको लेकर एक पत्र वायरल हुआ था। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था, ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन गेहूं और धान को समर्थन मूल्य पर खरीदने की बातें खाद्य मंत्री कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अफवाहें फैला रही है, अफवाहों पर ध्यान ना दें। मुख्यमंत्री के वायरल लेटर पर सरकार की तरफ से सफाई आ गई है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने एक पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने किसानों का गेहूं और उनका धान समर्थन मूल्य पर खरीदने की ही बात कही और कांग्रेस पर अफवाहें फैलाने का आरोप लगा दिया है। ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय ज्यादा अपडेट देंगे इस खबर पर। अनुराग, कल मुख्यमंत्री की तरफ से लेटर वायरल हो रहा था जिसमें कहा गया कि समर्थन मूल्य पर धान और गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है, केंद्र सरकार से खरीदने की अपील की जा रही थी, लेकिन आज सरकार की तरफ से सफाई, किसको सच माने, कल वाले लेटर को या जो आज बयान दे रहे हैं, जो सफाई दे रहे हैं गोविंद सिंह राजपूत, उसको? हाँ, देखिए, जो लेटर था वायरल हुआ था उसको तो एक्सेप्ट किया है गोविंद सिंह राजपूत ने। उनका कहना यह है कि जो पत्र है वो इसलिए लिखा गया था कि व्यवस्था को केंद्रीकृत किया जाए, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने फिर उसके बाद में कई सारे बयान आए तो गोविंद सिंह राजपूत की सफाई आई है। उनका कहना यह है कि हम ये चाहते हैं कि सीधे खरीदी केंद्र कर दे ताकि राज्य को पैसा जल्दी मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम समर्थन मूल्य पे खरीदी नहीं करेंगे। हमने भी कल ये स्पष्ट किया था कि किसानों का सरकार गेहूं और धान समर्थन मूल्य पे जरूर खरीदेगी, लेकिन स्थितियां अलग हो सकती है। केंद्र की नीति में जो है कई कड़े नियम है, उसके कारण खरीदी कम मात्रा में होगी। इस बात से इनकार गोविंद सिंह राजपूत करते नजर नहीं आए हैं। उन्होंने इसका एक रीजन भी दिया है कि केंद्र से जो पैसा आता है अगर राज्य के माध्यम से खरीदा जाता है तो राज्य को देरी से मिलता है, इसमें राज्य की आर्थिक स्थिति में दिक्कत आती है। ये बात वो मानते हुए नजर आए हैं, लेकिन वो ये बहुत स्पष्ट कर रहे हैं कि जिस तरह कांग्रेस बोल रही है कि खरीदी नहीं होगी, ऐसा नहीं है, खरीदी होगी, व्यवस्था में बदलाव की बात वो कहते नजर आ रहे हैं। जी, तो बिल्कुल किसानों के हित में सरकार ने फैसला लिया है। ये भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं कि व्यवस्था में बदलाव हो रहा है, लेकिन किसानों से खरीदी करेगी सरकार, चाहे केंद्र खरीदे चाहे राज्य खरीदे। मकसद ये कि सीधा पैसा जो है खातों तक पहुंचे। बने रहे अनुराग, कुछ और खबरें हैं जिन पर आपसे अपडेट हमें लेना है। तो देखिए, भोपाल से ये खबर आपको हम बता रहे थे। मुख्यमंत्री के वायरल लेटर के बाद सरकार की तरफ से सफाई आई है। गोविंद सिंह राजपूत का स्टेटमेंट आया है कि कांग्रेस अफवाहें फैला रही है, हम किसानों का गेहूं और धान समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही भोपाल से। एयर इंडिया की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। दिल्ली से बेंगलुरु जा रही थी फ्लाइट, तकनीकी खराबी के बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। यात्री सुरक्षित है। अनुराग मालवीय ब्यूरो प्रमुख हमारे साथ लगातार बने हुए। अनुराग, क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम आ गई थी फ्लाइट में, क्या कुछ अपडेट खबर को लेकर? देखिए, बिल्कुल अगर हम बताएं तो एयर इंडिया की ये पूरी फ्लाइट थी, दिल्ली से बेंगलुरु जा रही थी, लेकिन क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स थे और उसके चलते इसको भोपाल एयरपोर्ट पे लैंड किया गया है। क्योंकि पायलट ने खुद ने माना कि कुछ दिक्कतें थी और इसके बाद में भोपाल एयरपोर्ट पे कनेक्ट करके इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। राहत की बात यह है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और उसके बाद में अब विमान को बेंगलुरु के लिए रवाना भी कर दिया गया है। जी, ठीक है, तो विमान को रवाना कर दिया गया है, सभी यात्री सुरक्षित है। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका तमाम जानकारी के लिए, सभी अपडेट्स के लिए। एयर इंडिया की एक फ्लाइट है जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, लेकिन राहत भरी खबर है, दिल्ली से बेंगलुरु ये फ्लाइट जा रही थी, यात्री बिल्कुल सुरक्षित है, तकनीकी खराबी हुई, इमरजेंसी लैंडिंग भी हुई, लेकिन फिलहाल विमान को रवाना कर दिया गया और यात्रियों को लेकर राहत भरी खबर है कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इधर नागदा में उद्योगों के प्रदूषण को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की टीम ने औचक जांच की है। टीम ने ग्रेसिम केमिकल और लेंसेक्स उद्योग परिसर के आसपास के पानी में कई सैंपल्स एकत्र किए और उसका पंचनामा भी बनाया है। इन नमूनों की जांच के लिए बोर्ड की लैब इनको भेजा गया है। बता दें कि ये कार्रवाई भारतीय किसान यूनियन मंच की शिकायत पर हुई है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कवि देव सिंह गुर्जर ने आरोप लगाया है कि उद्योगों के द्वारा गोपनीय तरीके से केमिकल युक्त पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे नदी का पानी प्रदूषित हो रहा, उसमें पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मामले की शिकायत कृषि मंत्री, मानवाधिकार आयोग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से की गई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। जब हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो लगातार किसानों की
और जो पीड़ित हैं इस फैक्ट्री की गैस के कारण या पानी जो दूषित हो रहा है उसके कारण लगातार जो लोगों की, आमजन की जो है शिकायतें हैं, उनको लेकर हम लगातार प्रयासरत थे। हमने माननीय कृषि मंत्री जी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, साथ ही मानवाधिकार आयोग को तमाम प्रयास करे हमने, और सभी जगह जो हमने शिकायत के रूप में, हमारी एक अपील के रूप में हमने जो बात रखी किसानों की ओर से, उसी संबंध में आज प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर से आदेशित होकर आज जो अधिकारियों की टीम हमारे बीच आई नागदा में, और उन्होंने फैक्ट्री की जगह जगह जहां पर जो था, जिस प्रकार से लग रहा था कि जहां से जो फैक्ट्री का जो गंदा पानी है, जिसमें केमिकल युक्त पानी फैक्ट्री गोपनीय तरीके से छोड़ रही है लगातार कई समय से, वहां से आज सैंपल एकत्रित किए गए हैं। और इसके साथ ही अंचल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए आप INS 24/7 के साथ। नमस्कार।